हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11 के फर्दर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने फ्रिक्शन को स्टार्ट कर रखा है। अब उसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आती हैं वो है रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब वो एग्जिस्टेंस में आती है जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, राइट। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि हमारे पास अगर मेरे पास एक सरफेस है, वहां पर मेरे पास एक बुक है और मैं उस बुक को पुश कर रही हूँ, राइट। तो वहां पर मेरे पास कौन सी फ्रिक्शन आ गई? वहां पर मेरे पास आ गई एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके। और अगर मैं बात करती हूँ अब रोलिंग फ्रिक्शन की, तो रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जिससे हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है तो हम उसे रोलिंग फ्रिक्शन का नाम देते हैं, राइट। अगर आप इसकी एग्जाम्पल पूछ रहे हो कि इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, तो हमारे पास जो हमारे व्हील्स हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर के जो व्हील्स हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल है रोलिंग फ्रिक्शन के। ओके। ये थी हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वेरी सिंपल। ओके, बट अब ना एक बात है कि हमारे पास आउट ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन हमारे पास बड़ी है और कौन सी फ्रिक्शन हमारे पास छोटी है और क्यों छोटी है, ठीक है। अब देखो, अब जो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन है ना, मैं कह रही हूं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है ना वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से छोटी है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास इसका अगर मैं बात करती हूं कि मेरे पास इसकी जो रीजन क्या है, ठीक है। जो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक व्हील है, ठीक है। अब एक व्हील है, अब वो व्हील जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ना विदाउट एनी स्लिपिंग, ओके, वो विदाउट स्लिप किए ना मूव करता जा रहा है, ठीक है। वो विदाउट स्लिप मूव करता जा रहा है, ठीक है। विदाउट स्लिपिंग मूव करता जा रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो क्या होगा अगर वो मतलब कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है, तो होगा क्या? तो वो क्या हो रहा है, द सरफेस जिसमें वो कांटेक्ट में है वो दोनों आपस में रब नहीं कर रहे हैं एक दूसरे, क्योंकि वो तो निकल गया, वो रब थोड़ी कर रहे हैं, वो तो निकल गया, राइट। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है उस पॉइंट की, जब ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस और ये, मतलब आप कह सकते हो कि मैं जमीन पर ही बात कर लेते हैं। अगर ये सरफेस और ये आपको देखो, अब जब मैंने आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन की एग्जांपल दी थी, मैंने कहा कि उससे घिसता हुआ जा रहा है, राइट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो घिसना हो गया। अब अगर मैं रोलिंग फ्रिक्शन की बात करती हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन तो यहाँ पे आपस में वो दोनों एक दूसरे को रब कर ही नहीं रहे हैं। अब देखो, जब हमारे पास ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है? जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जो इनका रिलेटिव वेलोसिटी होता है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, रिलेटिव वेलोसिटी व्हील और सरफेस की, वो जीरो होती है, ठीक है। अगर क्यों होती है जीरो? क्योंकि अगर वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये व्हील या ये व्हीकल स्लिप नहीं कर रहा है, तो हमारे पास वहां पर जो मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, ठीक है। और यहाँ पर कोई स्लाइडिंग नहीं होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं होगी इस सिचुएशन में। तो इस नीड को ओवरकम करने के लिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, जो कि बहुत छोटी फ्रिक्शन मानी गई है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके, इसी वजह से जो हमारे व्हील्स हैं उनको मतलब कंसिडर किया गया है एक ग्रेटेस्ट, आप कह सकते हो, इन्वेंशन। ओके। तो इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। क्यों रीजन सिंपल है? क्योंकि ये दोनों, इनके रिलेटिव वेलोसिटी बहुत जीरो, मतलब कि जीरो आ जाती है अगर ये व्हीकल स्लिप नहीं कर रहा है, वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब वो स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो वहां पर जो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो आ जाती है, जिसकी वजह से ना ये जो मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन है ना वो खुद को बहुत छोटा बना देती है, मतलब उसकी वैल्यू बहुत छोटी बन जाती है, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये रोलिंग फ्रिक्शन का कॉज क्या है, मतलब ये कैसे, कॉज कैसे होती है ये, तो ठीक है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, कॉज क्या है? अगर आप एक व्हील देख रहे हो, ये हमारे पास सामने व्हील है, अगर मैं ये रोल कर रहा है रोड पर, ठीक है। अब जैसे जैसे व्हील रोल कर रहा है ये एग्जर्ट करता है बहुत सारा प्रेशर, राइट। ये एग्जर्ट करता है मतलब कि लार्ज प्रेशर एग्जर्ट करता है। अब मुझे पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ओवर एरिया।
वेट ओवर एरिया और फोर्स ओवर एरिया भी, वेट और फोर्स काइंड ऑफ सेम थिंग है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास प्रेशर। अब ये जो व्हील है, यहाँ इस सरफेस में बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। अब प्रेशर का इस सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, P इज इक्वल टू वेट, वेट ओवर एरिया, राइट। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब देखो, अब इसकी वजह से ये क्या करता है, ये स्लाइट डिप्रेशन आप कह सकते हो क्रिएट करता है रोड के ऊपर, मतलब मतलब इसको धकेलता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से और स्मॉल एलिवेशन भी होता है, थोड़ा ऊंचा उठता है और थोड़ा मतलब कि नीचे की ओर जाता है। अब इस मतलब इसके और बजाय ये भी एक रीजन है, और सेकेंड रीजन ये भी है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली डिटैच रहता है खुद को व्हेन इट्स रोल, ओके। सो इसे हम एक रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन भी इस हम नाम दे देते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आपसे अब कोई भी पूछता है कि हम हमारे पास कौन सा जो सरफेस है, मतलब कौन सी फ्रिक्शन है हमारे पास वो बड़ी है, वेदर इट इज रोलिंग फ्रिक्शन और वेदर इट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो आप बोलेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास छोटी है एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वर्क डन के बारे में। बट किसका वर्क डन और किसकी वजह से वर्क डन? वर्क डन, जो भी वर्क डन किया जाता है अगेंस्ट फ्रिक्शन, ओके, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वर्क डन, अब देखो, अब ना मैं एक चीज लेती हूँ, वर्क डन हम करेंगे, स्लाइडिंग की बात ले लेते हैं, स्लाइडिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मतलब एक चीज स्लाइड कर रही है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूं, मैं लूंगी एक, कंसिडर करूंगी एक बॉडी जिसका वेट है mg, ठीक है, और वो रेस्ट पोजीशन पर है। वो कौन से पोजीशन पर है, वो रेस्ट पोजीशन पर है एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ठीक है। अब मेरे पास, अब मैं कंसिडर करती हूँ ये मेरे पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उसके ऊपर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसका वेट, जो आप कह सकते हो जिसका मास है m, ठीक है, जिसका मास है मेरे पास, और मैं अगर मास के बजाय अगर मैं वेट ले लेती हूँ तो वो उसका वेट है mg, ठीक है। अब ये रेस्ट कर रही है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ओके, ये रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। अब देखो, अब जो वेट है, अब देखो, अब मुझे पता है कि अगर मैंने बोल दिया कि अब इसका वेट जो है वो कहाँ मतलब एक्सर्ट हो रहा है, डाउनवर्ड्स, दैट इज mg, राइट। अब यही ऑपोजिट क्या आता है, रिजल्ट, नॉर्मल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, राइट। नीचे आ गया वेट mg और दूसरा आ गया ऊपर r, ठीक है, दूसरा आ गया ऊपर r। अब देखो हॉरिजॉन्टल, अब देखो एक फोर्स जो है p, अगर मैं एक फोर्स p मतलब लेट कर लेती हूँ, वो अप्लाइड हो रही है हॉरिजॉन्टली ताकि जो बॉडी है वो मूव कर पाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई फोर्स लगा रही हूँ p, तो मैं देख रही हूँ कि ये ना इसीलिए कि मैं धक्का दे रही हूँ ताकि ये मूव कर पाए इस रफ सरफेस पे, ठीक है, इस रफ सरफेस पे मूव कर पाए। और अब मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास जो फ्रिक्शन है उसको मैं फ्रिक्शन लेट कर लेती हूँ, दैट इज एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, उसे मैं लेट कर लेती हूँ। अब मुझे पता है वर्क डन क्या होगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अब मैं कुछ मान लो कि ये यहां से इस सरफेस तक पहुंच गया, ठीक है, इस सरफेस तक पहुंच गया। अब यहां से यहां तक एस में डिस्टेंस ले लेती हूँ। अब मुझे पता है कि वर्क डन यहां पर क्या आएगा, फोर्स टाइम्स आप कह सकते हो डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है मेरे पास, कौन सी फोर्स है मेरे पास, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो क्या होगी, एफ के मल्टीप्लाई बाय एस, ये आ गया मेरे पास यहां तक। अब ठीक है जी, अब यहां तक तो आ गया। अब नेक्स्ट, अब मुझे पता है कि एफ के मेरे पास क्या होता है, एफ के मेरे पास होता है म्यू के आर, राइट, म्यू के आर होता है।
है ना, यही होता है ना मेरे पास म्यू के, या आप कह सकते हो आर होता है, और आर क्या है मेरे पास एम जी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं, तो म्यू के एम जी। अब मैं क्या इसे यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, हाँ ऑब्वियसली कर सकती हूँ, तो डब्ल्यू क्या आ गया मेरे पास, म्यू के एम जी एस, ये आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।